पाठ 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण के सभी सूत्रों का हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर पूछा जाता है। पाठ 5 में विभाग ए में आपको क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मिलेगा। 2 प्रश्न मिलेंगे, एक एक अंक के, इसलिए 2 अंक हो जाएंगे। विभाग बी में आपको 27वां क्वेश्चन मिलेगा, 28वां मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक अंक के, इसलिए 2 एकम 2 यानी 2 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए। विभाग सी में आपको एक भी प्रश्न पूछने को मिलेगा नहीं। और विभाग डी में आपको क्वेश्चन नंबर 40वां मिलेगा, एक सवाल 4 अंक का, 4 अंक मिलेंगे, यानी टोटल कुल अंक इसके हो गए 8 अंक का ये पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग पहले सूत्र देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है लाभदायकता का गुणोत्तर। लाभदायकता का गुणोत्तर में ये पहला है सकल लाभ का गुणोत्तर। इसके बोर्ड में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जितने भी सवाल हैं आपको प्रैक्टिस कर लेना है। सकल लाभ का गुणोत्तर का सूत्र है सकल लाभ बट्टे में शुद्ध बिक्री गुणा 100। तो बराबर इसका आंसर जो है प्रतिशत में आता है, तो इसलिए ऑप्शन में पूछा जाता है बराबर, इसलिए आपको ध्यान रखना किसका प्रतिशत में आता है, किसका अनुपात में आता है। तो इसका आंसर जो है प्रतिशत में आता है। सकल लाभ कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बिक्री में से बिक्री माल की लागत को घटा दें तो हमको सकल लाभ प्राप्त हो जाता है। इसी के ऊपर से दूसरे सूत्र भी बनते हैं, जैसे हमको बिक्री ज्ञात करनी हो तो बिक्री ज्ञात करनी हो तो इसको इधर भेज दो, यानी सकल लाभ ये इधर जाता है तो प्लस बिक्री माल की लागत, यानी सकल लाभ और बिक्री माल की लागत बराबर क्या हो जाता है? बिक्री हो जाती है। ऐसे ही बिक्री माल की लागत ज्ञात करनी हो तो इसको इधर भेज दो, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यानी बिक्री माल की लागत का सूत्र क्या बन जाएगा? बिक्री माइनस सकल लाभ हो जाता है। तो इस तरह से बिक्री माल की लागत की यानी कि सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, खरीदी या खर्च दिया गया हो तो सकल लाभ के लिए व्यापार खाता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खरीदी दी गई हो या खर्च दिया गया हो तब हम लोग व्यापार खाता बनाते हैं और सकल लाभ प्राप्त करते हैं। ओके, शुद्ध बिक्री मतलब क्या होता है? कुल बिक्री में से बिक्री वापसी घटा दो तो शुद्ध बिक्री आ जाती है। अब दूसरा इसका देखते हैं, लाभदायकता का गुणोत्तर का दूसरा परिचालन गुणोत्तर या संचालन गुणोत्तर, दोनों में से कोई एक लिखा हुआ आ सकता है। परिचालन गुणोत्तर का सूत्र होता है बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च होता है, बट्टे में शुद्ध बिक्री और गुणा 100 करोगे तो इसका आंसर आता है। यहाँ पर है आंसर प्रतिशत में आता है बराबर, यहाँ पर आंसर किस में आएगा? प्रतिशत में। अब बिक्री माल की लागत ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर ये इतना बड़ा आपको करना पड़ेगा, क्या है? कच्चा माल का प्रारंभिक स्टॉक प्लस कच्चे माल की खरीदी प्लस खरीदी का खर्च, इतना जोड़ते हैं बराबर, फिर उसके अंदर कच्चा माल का अंतिम स्टॉक घटाते हैं, तब हमको उपयोग में लिए गए कच्चे माल की लागत प्राप्त होती है। उसमें मजदूरी जोड़ दी जाती है, कारखाना खर्च जोड़ दिया जाता है, तब हमको बिक्री लागत कीमत ज्ञात होती है। अन्य सूत्र देखिए, यहाँ पर बिक्री माल की लागत ज्ञात करनी हो तो बिक्री माइनस सकल लाभ जो आपको ऊपर समझा दिया था। परिचालन लागत ज्ञात करनी हो तो बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च, तो ये हो जाता है परिचालन लागत हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, परिचालन खर्च यानी कि संचालन खर्च भी कहते हैं, उसको कार्यालय खर्च भी कहते हैं और प्रबंधन खर्च भी कहते हैं। तो आपको इनमें से जो शब्द मिले उसको ध्यान में रखना, सब क्या हैं? परिचालन खर्च ही होते हैं। परिचालन खर्च का सूत्र यहाँ पर है, कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो वेतन में घिसाई सहित कारखाना खर्च को जोड़ा जाता है और प्रशासन खर्च को जोड़ा जाता है और बिक्री खर्च को जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है परिचालन खर्च। तीसरा ज्ञात करते हैं लाभदायकता का गुणोत्तर का, ये तीसरा है परिचालन लाभ गुणोत्तर, तो बट्टे बराबर क्या आएगा? परिचालन लाभ बट्टे में शुद्ध बिक्री, परिचालन लाभ प्राप्त करना है वो उस बट्टे में शुद्ध बिक्री गुणा 100, इसका आंसर जो है प्रतिशत में आता है। परिचालन लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? तो बिक्री में से परिचालन लागत घटा दो तो हमको परिचालन लाभ प्राप्त हो जाता है। परिचालन लाभ का दूसरा सूत्र है ये बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च, दोनों को जोड़ करके घटा देते हैं बिक्री में से तो भी परिचालन लाभ प्राप्त हो जाता है। ओके,
आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के सभी चैप्टरों की भाग 1 और भाग 2 के सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, जिससे आपकी तरफ से हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक और दबा के कीजिए, शेयर भी दबा के कीजिए। परिचालन लागत देखते हैं तो प्रारंभिक स्टॉक में खरीदी जोड़ दी जाती है और खरीदी के खर्च जोड़ दिए जाते हैं, बराबर। फिर हमको अंतिम स्टॉक घटा दिया जाता है। उसके बाद हमको क्या मिलता है, बिक्री माल की लागत मिलती है। बिक्री माल की लागत में कार्यालय या कारखाना खर्च को जोड़ दिया जाता है, घिसाई को जोड़ दिया जाता है, जिससे हमको परिचालन लागत प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग परिचालन लागत ज्ञात कर सकते हैं। चौथा ज्ञात करते हैं शुद्ध लाभ गुणोत्तर। शुद्ध लाभ का मतलब होता है आयकर के बाद का शुद्ध लाभ बट्टे में शुद्ध बिक्री गुणा 100, आंसर प्रतिशत में ही आता है। ओके, आगे देखते हैं इधर तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ के लिए व्यापार और लाभ हानि खाता मिक्स में बनाया जाता है। इस तरह से बिक्री यहाँ लिखी जाती है, घटाओ बिक्री वापसी को घटाया जाता है। शुद्ध बिक्री यहाँ पर लिखी जाती है, जोड़ो गैर परिचालन आवक को जोड़ दिया जाता है। फिर कुल उपज प्राप्त होती है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, कुल उपज। उसके बाद कुल उपज हो गया है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, कुल उपज यहाँ पर आ गया है। फिर घटाओ बिक्री माल की लागत, परिचालन खर्च, वित्तीय खर्च, गैर परिचालन खर्च। फिर इन सब को यहाँ पर घटाया जाएगा और फिर यहाँ पर जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिखते हैं, बराबर। और इन सबको यानी कि एक साथ में जोड़ करके घटा देना यहाँ पर लिख करके। ओके, तो ये सबको घटाया जाएगा कुल उपज में से, इन सबको जोड़ना है और यहाँ से इसमें से जो भी आए कुल उपज उसको घटा देना है यहाँ पर। तो हमको प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, आयकर के पहले का लाभ। ओके, आयकर के पहले का लाभ प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हमको घटाओ आयकर, आयकर यहाँ घटाना है, फिर आयकर के बाद का लाभ हमको प्राप्त हो जाता है। ओके, बी देखते हैं तरलता के गुणोत्तर। अब तरलता के गुणोत्तर देखते हैं कितने हैं, 2 हैं, एक चालू गुणोत्तर, दूसरा प्रभावी गुणोत्तर है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले चालू गुणोत्तर। तो चालू संपत्तियाँ बट्टे में चालू दायित्व आता है, आंसर अनुपात में आएगा। किस में आएगा, अनुपात में आएगा। ओके, चालू संपत्ति देखते हैं अंतिम स्टॉक प्लस देनदार प्लस लेनी हुंडी प्लस रोकड़ या बैंक शेष प्लस अग्रिम चुकाया खर्च प्लस मिलना बाकी आय प्लस चालू विनियोग। तो क्या प्राप्त हो जाता है, चालू संपत्ति प्राप्त हो जाती है। चालू दायित्व ज्ञात करना हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, फिर प्रोविडेंट फंड प्लस करते हैं, प्लस कारीगर लाभांश फंड प्लस करते हैं, प्लस कारीगर बचत खाता प्लस करते हैं, प्लस लेनदार प्लस लेनी हुंडी प्लस अध्यक्ष खर्च प्लस अग्रिम प्राप्त आय प्लस अल्पकाल का लोन प्लस आयकर का प्रावधान चालू दायित्व। इस तरह से आता है। आगे देखते हैं, अब कार्यशील पूंजी पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए ध्यान रखना है, इसको याद जरूर करना। चालू संपत्ति में चालू दायित्व घटा देते हैं तो हमको कार्यशील पूंजी मिलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा है प्रभावी गुणोत्तर। तो प्रभावी संपत्ति बट्टे में चालू दायित्व लिखा जाता है, बराबर, यानी कि प्रभावी संपत्ति बट्टे में चालू दायित्व, तो हमको ये प्राप्त होता है, अनुपात में इसका आंसर आता है। प्रभावी संपत्ति देखते हैं तो चालू संपत्ति में से अंतिम स्टॉक और अग्रिम चुकाया खर्च को घटा दिया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, प्रभावी संपत्ति प्राप्त होती है। बिन चालू दायित्व ज्ञात करना हो तो कुल दायित्व में से चालू दायित्व घटा दो तो बिन चालू दायित्व प्राप्त होते हैं। यहाँ पर है सी संपन्नता के गुणोत्तर। अब संपन्नता के जितने भी गुणोत्तर हैं उसकी हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है दायित्व इक्विटी गुणोत्तर। तो इसका सूत्र है दायित्व यानी कि बिन चालू दायित्व या इक्विटी यानी कि अंश धारक के फंड, इस तरह से होता है। बिन चालू दायित्व में आपको दीर्घकालीन यानी कि यहाँ पर लिखा ना बिन चालू दायित्व, इसका मतलब दीर्घकालीन दायित्व भी लिख सकते हैं, बराबर। तो दीर्घकालीन दायित्व में बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन दायित्व आता है प्लस दीर्घकालीन लोन प्लस दीर्घकालीन प्रावधान को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त हो जाता है। अंश धारकों के फंड का देखते हैं तो ये है इक्विटी अंश पूंजी प्लस अनामत और आधिक्य प्लस लाभानी खाता जमा बाकी, टोटल मार देते हैं यहाँ पर। अब माइनस है लाभानी खाता का उधार बाकी दिया हो तो घटाते हैं, और माइनस अवास्तविक संपत्ति जैसे प्रसारित खर्च डिवेंचर वट्टा प्राथमिक खर्च को हटा देते हैं।
फिर हमको मिलता है अंशधारकों का फंड प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दूसरा है, दूसरा में क्या दिया गया है। अब दूसरा देखते हैं, कुल संपत्ति दायित्व के गुणोत्तर। कुल संपत्ति दायित्व के गुणोत्तर का सूत्र है कुल संपत्तियां बट्टे में दायित्व यानी बिन चालू दायित्व। इसका भी आंसर अनुपात में आता है। बिन चालू दायित्व देखते हैं तो दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन लोन और दीर्घकालीन प्रावधान सब तीनों को जोड़ते हैं तो हमको बिन चालू दायित्व प्राप्त होता है। कुल संपत्ति में बिन चालू संपत्ति प्लस चालू संपत्ति जोड़ देते हैं, उसमें से घिसाई घटा देते हैं तो हमको कुल संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा है मालिकी गुणोत्तर। मालिकी गुणोत्तर में मालिकी फंड आता है, बट्टे में कुल संपत्तियां आती हैं। इसका भी आंसर अनुपात में आता है। मालिकी फंड यानी कि शेयर धारकों के फंड होते हैं, इक्विटी अंश पूंजी वो प्लस अधिमान अंश पूंजी प्लस अनामत और आधिक्य प्लस लाभानी खाता के जमा बाकी और जोड़ देते हैं, उसमें से लाभानी खाते की उधार बाकी घटा देते हैं। कुल संपत्तियां जैसे बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति जोड़ देते हैं, उसमें से घिसाई घटा देते हैं तो कुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं ब्याज आवरण गुणोत्तर। चौथा है तो ब्याज और कर के पहले का लाभ बट्टे में दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज इस तरह से आता है। तो ब्याज और कर के पहले का लाभ ज्ञात करना हो तो हमको कैसे ज्ञात करें, तो उल्टा गिनना पड़ता है यहाँ पर इस तरह से। ओके, यहाँ पर लिखेंगे करवाद का लाभ, फिर उसमें से आयकर को यहाँ पर लिखा जाता है, फिर ब्याज या कर के पहले का लाभ लिखा जाता है, फिर ब्याज और कर के पहले का लाभ प्राप्त होता है। ओके, अगर सीधा करना हो तो ये सूत्र दिया गया है, ब्याज और कर के पहले का लाभ, कर के बाद का लाभ प्लस उसमें से प्लस कर दिया जाता है, कर यानी आयकर प्लस कर देते हैं और ब्याज भी प्लस कर देते हैं तो आयकर के पहले का लाभ प्राप्त हो जाता है। ओके, अब डी है कार्य क्षमता यानी प्रवृत्ति के गुणोत्तर। इसका पहला है स्टॉक टर्नओवर यानी स्टॉक चलन स्टॉक उथलो, बराबर। ज़्यादातर स्टॉक चलन लिखा हुआ मिलेगा आपको बोर्ड की परीक्षा में। देखते हैं बिक्री माल की लागत बट्टे में औसत स्टॉक, बराबर। तो ये बिक्री माल की लागत में औसत स्टॉक से भाग देते तो हमको प्राप्त हो जाता है। जबकि सिर्फ अंतिम स्टॉक दिया हो तब स्टॉक चलन का सूत्र क्या होगा, बिक्री माल की लागत बट्टे में अंतिम स्टॉक, बराबर। बार में आता है, मतलब कितनी बार हुआ है, 4 बार 5 बार 6 बार इस तरह से। ओके, औसत स्टॉक कैसे ज्ञात करते हैं, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक में 2 से भाग देते हैं तो हमको औसत स्टॉक प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बिक्री कैसे ज्ञात की जाती है, बिक्री माल की लागत प्लस सकल लाभ जोड़ दिया जाता है तो बिक्री प्राप्त होता है। सकल लाभ बराबर बिक्री और यहाँ पर बिक्री माल की लागत प्राप्त हो जाती है। बिक्री में से बिक्री माल की लागत घटा देते हैं तो सकल लाभ प्राप्त होता है। बिक्री माल की लागत ज्ञात करनी हो तो बिक्री में से सकल लाभ घटा देते हैं तो हमको बिक्री माल की लागत ज्ञात की जाती है। पहले सिखा दिया था, आपको बता दिया था शुरुआत में ही। सकल हानि हो तो बिक्री माल की लागत बराबर बिक्री प्लस सकल हानि जोड़ दी जाती है। दूसरा देखते हैं कार्यशील पूंजी का टर्नओवर यानी चलन दर यानी गुणोत्तर। बिक्री माल की लागत बट्टे में कार्यशील पूंजी, ये भी बार में आएगा। अथवा तो जब सिर्फ बिक्री ही दी हो तब कौन सा सूत्र लगेगा, बिक्री बट्टे में कार्यशील पूंजी। ऐसा कार्यशील पूंजी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटा देते हैं तो हमको कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाती है। तीसरा देखते हैं सूत्र है देनदारों का स्टॉक चलन दर। ओके, यानी कि देनदारों का टर्नओवर चलन दर। तो उधार बिक्री होती है, उसमें से औसत व्यापारी लेना, उधार बिक्री में से औसत व्यापारी लेना से भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होती है। ये भी बार में प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो उधार बिक्री कैसे ज्ञात की जाती है, कुल बिक्री में से माइनस रोकड़ बिक्री और बिक्री वापसी को घटा देते हैं तो हमको कुल उधार बिक्री प्राप्त होती है। औसत व्यापारी लेना ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रारंभिक देनदार प्लस प्रारंभिक लेनी हुंडी, फिर कोष्टक बंद करके फिर दूसरा कोष्टक में यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर दूसरे कोष्टक में अंतिम देनदार और प्लस अंतिम लेनी हुंडी।
बराबर इनको जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं तो औसत व्यापारी लेना प्राप्त होता है। ये है मोंटेक्स ग्लो यानी हाइपर ग्लो पेन है। अगर आप लाइट बंद कर देते हैं तो ये चमकने लगता है यानी ग्लो करने लगता है, तो इसको अंधेरे में भी आप देख सकते हैं। तो ये पेन को आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। देखिए पूरा पेन का नाम है यहाँ पर मोंटेक्स हाइपर ग्लो बॉल पेन है, जो कि रात में चमकता हुआ पेन मिलता है। अब आगे देखते हैं वसूली समय मास में। वसूली समय ज्ञात करना हो महीने में तो कुल महीने कितने होते हैं 12, और बट्टे में देनदारों का टर्नओवर, इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। वसूली समय सप्ताह में ज्ञात करना हो तो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, इसके लिए यहाँ पर 52 लिखा है। बट्टे में देनदार का टर्नओवर। वसूली समय दिनों में ज्ञात करना हो तो 365 दिन होते हैं एक साल में, और देनदारों का टर्नओवर देखा जाता है। चौथा है लेनदार का टर्नओवर यानी चलन दर ज्ञात करना हो तो उधार खरीदी बट्टे में औसत व्यापारी देना होता है। ओके, तो उधार खरीदी कैसे ज्ञात करते, कुल खरीदी में से माइनस रोकड़ खरीदी और खरीद वापसी घटा देते हैं, रोकड़ खरीद वापसी घटा देते हैं तो हमको प्राप्त होता है। औसत व्यापारी देना ज्ञात करना हो तो प्रारंभिक लेनदार प्लस प्रारंभिक देनी हुंडी को जोड़ देते हैं। दूसरे कोष्टक में अंतिम लेनदार प्लस अंतिम देनी हुंडी को जोड़ देते हैं, फिर इन दोनों कोष्टक को जोड़ते हैं, बट्टे में 2 से यानी 2 से भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लोग भुगतान समय मास में प्राप्त करना हो यानी हमको ये भुगतान करना है तो 12 मास बट्टे में लेनदारों का टर्नओवर। भुगतान समय सप्ताह में प्राप्त करना हो तो 52 सप्ताह होते हैं एक साल में, इसलिए बट्टे में लेनदारों का टर्नओवर 52 बट्टे लेनदारों का टर्नओवर। भुगतान समय दिनों में प्राप्त करना हो तब 365 बट्टे में लेनदारों का टर्नओवर। इस तरह से ये सभी सूत्र आपने अध्ययन कर लिए। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।